सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारतीय कैलेंडर। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इसके विषय में। अध्याय 9 भारतीय कैलेंडर। पाठ परिचय जान लेते हैं। इस पाठ में बच्चों को भारतीय कैलेंडर की संपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें संबंध का परिचय, हिंदी महीनों के नाम तथा उनका बोलचाल का रूप, पक्ष, हिंदी तिथियां आदि का ज्ञान दिया गया है। तो इस पाठ में बताया गया है कि जो हमारा भारतीय कैलेंडर है वो किस प्रकार का होता है, हिंदी महीने किस किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं पाठ को विस्तार पूर्वक। मनुष्य की प्रकृति के साथ साथ समय का मूल्य भी बढ़ता गया। जब मनुष्य समय की कीमत समझने लगा, तब उसके लिए आवश्यक हो गया कि उसका हिसाब रखे। इसके लिए उसने समय की गणना हेतु तिथि पत्र अर्थात कैलेंडर का निर्माण किया। अलग अलग देशों और अलग अलग जातियों ने अपने अनुसार विभिन्न प्रकार के कैलेंडर का निर्माण किया। अधिकांश कैलेंडर प्रकृति पर, विशेष रूप से चंद्रमा पर आधारित हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य, जो मानव है, वो आगे आगे प्रकृति के पथ पर यानी कि आगे आगे बढ़ता रहा, तो उसके जीवन में समय का महत्व भी बढ़ता गया। मनुष्य जानने लगा कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है, क्या कीमत है। तो उसके लिए ये भी आवश्यक हो गया, ये भी जरूरी हो गया कि वो अपनी हर चीज का हिसाब रखे, समय का हिसाब रखे। तो इसके समय की गणना के लिए, समय को के बारे में जानने के लिए, समय का हिसाब रखने के लिए तिथि पत्र अर्थात कैलेंडर का निर्माण किया गया, कैलेंडर को बनाया गया। अलग अलग देशों यानी कि जितने भी हमारे संसार में देश हैं, अलग अलग जो जातियां हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग कैलेंडर को बनाया। और ज्यादातर जो कैलेंडर हैं वो प्रकृति पर यानी कि जो प्रकृति में चीजें उन पर आधारित है, और विशेष रूप से चंद्रमा पर। चंद्रमा जिस प्रकार से घटता बढ़ता है, उसी प्रकार से समय का निर्धारण होता है, समय का ध्यान रखा जाता है। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से यह निर्धारित किया कि चंद्रमा के परिभ्रमण से एक मास में 29.5 दिन अर्थात एक वर्ष में 354 दिन, और सूर्य परिभ्रमण से एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो भारतीय और जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने चंद्रमा और सूर्य जिस प्रकार से वो घूमते हैं, परिभ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उस हिसाब से उन्होंने ये चीज बताई कि चंद्रमा जब घूमता है, चक्कर लगाता है, तो एक महीने में 29.5 दिन होते हैं और एक वर्ष में 354 दिन होते हैं। और जो सूर्य जो चक्कर लगाता है, परिक्रमा जो करता है, उससे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से होने वाले समय के इस अंतर को दूर करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में एक मास अधिक माना जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण में जो अंतर है, कि उनकी जो परिक्रमा लगाने में जो अंतर है, इसको दूर करने के लिए इन्होंने एक विधि खोजी कि प्रत्येक 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, एक जो चौथा वाला जो साल आएगा, उसमें एक महीना अधिक होगा, एक मास अधिक होगा। इस प्रकार 3 वर्ष के बाद चौथा वर्ष 13 महीने का होता है। अगर हम हिंदी महीनों को देखें तो 3 साल के बाद जब चौथा साल आता है, उसमें 12 नहीं 13 महीने होते हैं। अंतर दूर करने के लिए इस व्यवस्था से ऋतु चक्र भी सरल हो जाता है। अब इस अंतर को जब उन्होंने दूर करने की बात सोची थी, तो इस वजह से भी सोची थी कि जो हमारी ऋतुएं आती रहती है और जाती रहती है, जो उनका एक चक्र चलता है, उसको भी जानना आसान हो जाता है। भारतीय कैलेंडर को पंचांग अथवा पत्रा भी कहा जाता है। भारतीय जो हमारा कैलेंडर है, उसको हम पंचांग भी कहते हैं और पत्रा भी कहते हैं। पंचांग का अर्थ है 5 अंग। ये 5 अंग हैं: संवत, मास, पक्ष, तिथि, वार अथवा दिन। तो जो पंचांग कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 5 अंग होते हैं। कौन कौन से? संवत, मास, पक्ष, तिथि, वार अथवा दिन। वार अथवा दिन यानी कि वार को दिन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले संवत के बारे में जान लेते हैं कि संवत क्या होता है। समस्त ऋतुओं के एक पूरे चक्र को संवत या संवत्सर कहते हैं। जो हमारी ऋतुएं आती हैं, एक के बाद दूसरी जो आती रहती है, जो इनका एक पूरा चक्र होता है, यानी कि एक ऋतु से के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, और अंत में जब तक वो ऋतु ना आ जाए, ये जो चक्र चलता है, इसको संवत या संवत्सर कहा जाता है।
भारत में अनेक संबंध प्रचलित हैं। संबंधों का प्रचलन किसी ऐतिहासिक घटना या महापुरुष के स्वर्गवास से संबंध रहा है। तो हमारे देश में बहुत सारे संबंध प्रचलित हैं, जाने जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रचलन यानी कि जो चल रहे हैं जो संबंध है, या तो ये किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़े हैं, जो हमारे इतिहास में विभिन्न घटनाएं हुए उनसे जुड़े हैं, या हमारे देश में जो महापुरुष हुए हैं उनसे जुड़े हुए हैं। काल को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो हमारे काल है, जो हमारा समय है, उसको 4 भागों में, 4 युगों में बांटा गया था, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अतः संबंध भी कालानुसार प्रचलित हुए। इसी हिसाब से जो संबंध है वो भी चलते आ रहे हैं। सतयुग में ब्रह्म संबंध, सतयुग था तो ब्रह्म संबंध था। त्रेता युग में वामन संबंध चल रहा था, परशुराम और राम संबंध, वामन संबंध, परशुराम संबंध और राम संबंध, ये थे त्रेता युग में। फिर द्वापर युग में आए युधिष्ठिर संबंध, युधिष्ठिर संबंध चला द्वापर युग में, और कलयुग में विक्रम संबंध। और हमारा जब कलयुग चल रहा है उसमें विक्रम संबंध चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि वराहमिहिर ने उज्जैन को शकों से मुक्त कराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिन से विक्रम संबंध आरंभ किया था। जो वराहमिहिर थे, जो कि हमारे इतिहास में एक महान पुरुष हैं, उन्होंने जब उज्जैन से को शक राजा थे उनसे मुक्ति दिलाई थी, और उन्होंने विक्रमादित्य का उसी दिन राज्याभिषेक किया था, और उस दिन से ही विक्रम संबंध का प्रारंभ हुआ। विक्रम संबंध उत्तर भारत में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन दक्षिण भारत और गुजरात में यह कार्तिक मास और कहीं कहीं आषाढ़ मास में भी प्रारंभ होता है। अगर हम विक्रम संबंध का प्रारंभ देखें कि कहाँ से प्रारंभ होता है, तो उत्तर भारत में चैत्र मास में जो शुक्ल पक्ष पड़ता है उसकी जो प्रतिपदा आती है उससे प्रारंभ माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में और गुजरात में ये कार्तिक मास से प्रारंभ माना जाता है, और कहीं कहीं आषाढ़ मास में भी प्रारंभ होता है। जो कार्तिक है, चैत्र है और आषाढ़ है, ये हमारे हिंदी महीने हैं। विक्रम संबंध के अतिरिक्त 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाला शक या सालीवाहन संबंध भी महत्वपूर्ण माना जाता है। विक्रम संबंध के अलावा और कौन कौन से जो संबंध प्रचलित हैं, वो है 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाला शक संबंध और सालीवाहन संबंध। भारतीय शिलालेखों और अभिलेखों में शक संबंध का उल्लेख मिलता है। हमारे जो, अगर हम पुराने भारतीय जो चट्टानों पर जो लेख खुदे हुए हैं उनमें देखें तो वहां पर संबंध, जो शक संबंध है वो हमें देखने को मिलेगा। सन 1957 से प्रचलित शासकीय संशोधित पंचांग भी शक संबंध के अनुसार ही है। जो 1957 में जो हमारा शासकों के द्वारा जो पंचांग संशोधित किया गया था, जिसमें सुधार किया गया था, वो शक संबंध के अनुसार है। विक्रम संबंध में 57 वर्ष कम करके ईस्वी और सन ईस्वी में से 78 वर्ष कम के शक संबंध ज्ञात कर सकते हैं। विक्रम संबंध में से अगर हम 57 वर्ष को कम कर दें और ईस्वी और सन में से 78 वर्षों को कम कर दें तो हम शक संबंध को जान सकते हैं। ईस्वी में से 580 वर्ष कम करने पर इस्लाम के हिजरी संबंध की तिथि ज्ञात की जा सकती है। जो हमारी ईस्वी चल रही होती है, अगर उसमें से हम 580 वर्ष कम कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि जो इस्लाम में, जो मुसलमानों में हिजरी संबंध जो चलता है वो किस हिसाब से चलता है, उसकी तिथि क्या है। तो ये है विक्रम संबंध के बारे में। हमने संबंध के बारे में जाना कि किस प्रकार के संबंध प्रचलित हैं। अब है मास। मास मतलब महीने होते हैं। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, उसमें 12 मास और प्रत्येक मास में 30 दिन मानने का वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में नक्षत्र विद्या का उल्लेख है। हिंदू महीनों के नाम भी नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। जो हमारा ऋग्वेद है, जिसे सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसमें 12 महीने माने गए हैं और हर महीने में 30 दिन माने गए हैं। जो हमारे छांदोग्य उपनिषद है, उसमें नक्षत्र विद्या के आधार पर इन मासों की गणना की गई है। जो हमारे हिंदू महीने हैं वो भी नक्षत्रों पर आधारित ही माने गए हैं। 12 मासों के अब हम नाम जान लेते हैं, तालिका दी गई है, तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में कि किस प्रकार से होते हैं हमारे 12 महीने। तो पहले संस्कृत रूप, फिर बोलचाल का रूप और फिर अंग्रेजी महीने। चैत मार्च और अप्रैल में होता है। विशाख अप्रैल और मई में। ज्येष्ठ जेठ मई जून में। आषाढ़ जून जुलाई में। श्रावण सावन जुलाई अगस्त। भाद्रपद भादो अगस्त सितंबर में। अश्विन
इतवार सितंबर अक्टूबर में, कार्तिक कार्तिक अक्टूबर नवंबर में, मार्गशीर्ष अगहन नवंबर दिसंबर में, पोष पूस दिसंबर और जनवरी में, माघ महा जनवरी फरवरी में, फाल्गुन फागुन फरवरी और मार्च में। इस प्रकार से हमारे हिंदी महीने होते हैं। अब आता है पक्ष। प्रत्येक मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। एक महीना होगा 30 दिन का, उसमें 15-15 दिन के 2 पक्ष होंगे, जिन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। एक को कहा जाता है कृष्ण पक्ष और दूसरे में को शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे ह्रास होता है। इस पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। जब कृष्ण पक्ष आता है तो चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है, ह्रास मतलब घटने लगता है, और इस पक्ष की जो अंतिम जो तिथि पड़ती है, अंतिम जो तारीख पड़ती है, उसे अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या की रात को घना अंधकार होता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है। उस पक्ष को शुक्ल पक्ष के रूप में जानता है। जब अमावस्या के बाद चंद्रमा जब बढ़ने लगता है तो वो पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। इस पक्ष की अंतिम तिथि को जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है पूर्णिमा कहते हैं। जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है, वो इस पक्ष की अंतिम तिथि होती है, उसको पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में प्रकाशमान होता है। सामान्य बोलचाल में कृष्ण पक्ष को बदी और शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहा जाता है। और पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूर्ण रूप से हमें प्रकाशित दिखाई देता है। अगर हम सामान्य बोलचाल की बात करें तो कृष्ण पक्ष को बदी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष को सुदी कहा जाता है। अब है तिथियां। हिंदी तिथियां जो होती हैं, तो यहाँ पर तालिका के माध्यम से समझाया गया है संस्कृत और बोलचाल का रूप। पूर्णिमा पूनो प्रतिपदा पड़वा, द्वितीया दोज, तृतीया तीज, चतुर्थी चौथ, अष्टमी आठे, नवमी नौमी, दशमी दशमी, एकादशी एकादशी, द्वादशी द्वादशी। इसके बाद और भी हैं पंचमी पंचमी, षष्ठी छठ, सप्तमी साते, त्रयोदशी त्रयोदशी, चतुर्दशी चौदस और अमावस्या मावस। इस रूप में हम जानते हैं इनको। अब है वार। 7 बार या दिनों के नाम इस प्रकार हैं। जो हमारे 7 बार पड़ते हैं, यानी कि 7 दिन पड़ते हैं: रविवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि का संबंध ऋतु और मौसम से रहा है। किसान को अच्छी फसल उगाने के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि किस फसल के लिए कौन सी ऋतु अच्छी है। बीज कब बोना चाहिए, वर्षा कब होगी, फसल पकने के लिए कितनी धूप चाहिए आदि। हमारा भारत जो है वो एक खेती वाला देश माना जाता है। कृषि यहाँ की मुख्य यहाँ का कार्य, यहाँ लोगों का व्यवसाय है। तो कृषि का संबंध हमेशा ऋतुओं से रहता है कि ऋतुएं किस प्रकार से आती हैं जाती हैं। अगर कोई किसान अच्छी फसल उगाना चाहता है तो उसे ऋतुओं की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि ये जानकारी जब होगी तभी वो उस ऋतु के अनुसार फसल उगा पाएगा। वो जान पाएगा कि उसे कब कौन सा बीज बोना है, कब उसे पानी देना है, कितनी फसल को धूप चाहिए और कितना पानी चाहिए। इसके साथ ही भारत एक धर्म प्रधान देश भी है। वैदिक युगों में यज्ञों का महत्व रहा है। समय विशेष पर विशेष यज्ञ होते आते हैं। वर्ष कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, कौन सी ऋतु कब प्रारंभ होगी, यह जानना अत्यावश्यक था। तो हमारा देश धर्म प्रधान भी है और हमारा जो प्राचीन काल चल रहा है उसमें यज्ञों का भी महत्व रहा है। तो हर समय के अनुसार यज्ञ किए जाते रहे हैं। उसी के हिसाब से वर्ष कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, कौन सी ऋतु कब आएगी कब जाएगी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। कृषि धर्म और संस्कृति की दृष्टि से ऋतुओं का विशेष महत्व रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान है, धर्म प्रधान है, यहाँ पर संस्कृति की भी विशेषता है। इसी हिसाब से यहाँ पर ऋतुओं का महत्व है। यह भारत की विशेषता है कि यहाँ प्रति 2 मास बाद ही ऋतु बदल जाती है। यहाँ कुल 6 ऋतुएं होती हैं। हमारे भारत देश की विशेषता है कि यहाँ हर 2 महीने बाद दूसरी ऋतु आ जाती है। इस हिसाब से 6 ऋतु होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: हिंदी मास, ऋतु और अंग्रेजी मास। तालिका के माध्यम से बताया, हिंदी मास चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु है और ये मार्च और मई में आती है। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म गर्मी और अंग्रेजी महीनों में मई जुलाई। श्रावण भाद्रपद वर्षा, पावस जुलाई सितंबर, आश्विन कार्तिक में शरद ऋतु सितंबर और नवंबर, मार्गशीर्ष पोष हेमंत नवंबर और जनवरी, माघ फागुन शिशिर और जनवरी और मार्च में होती है। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से लेखिका है इसकी गीता शर्मा। इस पाठ के माध्यम से हमने बच्चों जाना भारतीय कैलेंडर के विषय में, ऋतुओं के विषय में, मास पक्ष संवत सभी के विषय में विस्तार पूर्वक। अब हम पाठ का शब्दार्थ कर लेते हैं। पाठ के शब्दार्थों को जान लेते हैं। गणना, गिनती, निर्धारित, निश्चित, उल्लेख, वर्णन, निर्माण, बनाना, शिलालेख, पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख, शासकीय, शासन की, परिभ्रमण, घूमना,
अत्यावश्यक, बहुत जरूरी। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे आपको पाठ समझ में आ जाएगा। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। भारतीय कैलेंडर को क्या कहते हैं? पंचांग, पतरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय कैलेंडर को कहा जाता है पंचांग और पतरा दोनों। सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। पंचांग का क्या अर्थ है? 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो पंचांग का अर्थ होता है 5 अंक। डी विकल्प सही है, लगाएंगे डी विकल्प पर। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो विश्व का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ए विकल्प सही है, लगा देंगे ए विकल्प पर। प्रत्येक मास में कितने दिन के पक्ष होते हैं? 10 10, 13 13, 15 15, 18 18। तो प्रत्येक मास में 15 15 दिन के पक्ष होते हैं। सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। वैदिक युग में किसका विशेष महत्व था? हवन, यज्ञ, पूजन, जाप। तो वैदिक युग में जो महत्व था वो था यज्ञ का। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न में से, तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए गए शब्दों से कीजिए। तो बच्चों कुछ वाक्य दिए गए जो कि अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों के द्वारा इनकी पूर्ति करनी है। कोष्टक में 2 2 शब्द है, एक शब्द गलत है और एक शब्द सही है। हमें उचित शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है, तो चलिए कर लेते हैं। मनुष्य के रिक्त स्थान के साथ साथ समय का मूल्य भी बढ़ता गया। गति, प्रगति। तो क्या आ जाएगा? प्रगति, लिखेंगे प्रगति। चंद्रमा के रिक्त स्थान से एक मास में 29.5 दिन होते हैं। तो परिभ्रमण, लिखेंगे परिभ्रमण। पंचांग के 5 रिक्त स्थान है, संवत, मास, पक्ष, तिथि, वार या दिवस। तो अंग या फिर भाग? अंग। छांदोग्य रिक्त स्थान में नक्षत्र विद्या का उल्लेख है। उपनिषद। जो हमारे प्राचीन उपनिषद हुए हैं, हमारी बहुत सारी प्राचीन पुस्तकें हैं। रिक्त स्थान की रात को चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में प्रकाशमान होता है। तो पूर्णिमा, अमावस्या। तो आ जाएगा पूर्णिमा। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार क्रमांक लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, हमें उन्हें क्रमांक देना है जिस प्रकार से वो पाठ में आए हैं। तो चलिए पहले वाक्यों को पढ़ लेते हैं। सामान्य बोलचाल में कृष्ण पक्ष को बदी और शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहा जाता है। यहाँ कुल 6 ऋतुएं होती है। इस प्रकार 3 वर्ष बाद चौथा वर्ष 13 महीने का होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। विक्रम संवत उत्तर भारत में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। 3 5, उसके बाद 1 4 2। ये था हमारा कार्य जिसको हमने पूर्ण कर लिया है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो बच्चों आज हमने जाना भारतीय कैलेंडर के विषय में। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।